हे गाइस, दिस इज़ विष्णु और मैं आपका तत्सम बोध पे स्वागत करता हूँ। आज जो हम टॉपिक लिए हैं डिस्कशन के लिए वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। बेसिकली हम इस टॉपिक में देखना ये चाहते हैं कि क्या रोल है मीडिया का और हमारे सामने आज के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर आप इससे अवगत नहीं हैं तो फिर भी अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको कुछ केसेस ध्यान में आए होंगे। जैसे महाराष्ट्र में टीआरपी मैन्युफैक्चरिंग केस आया होगा। फिर ये तो हमारे देश की बात हो गई। विदेशों में भी आपने देखा होगा कि यूएस इलेक्शन में अक्सर रशिया के मिडलिंग का क्वेश्चन आते रहता है कि क्या उसने किया नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर मीडिया का रोल आ जाता है। फिर सीएनएन का ट्रम्प के साथ रिलेशनशिप। तो ग्लोबली भी इस चीज़ को लोग सफ़र कर रहे हैं और हमारे देश में भी निरंतर आप देखे होंगे कि कई बार हमारे बड़े बड़े लीडर्स ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स जो हैं उनको पद्मश्री मिल गया है क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू को बताया। बहुत बार आपको पता चलता है कि कोई पेपर लेफ्ट ओरिएंटेड है, कोई सेंट्रिस्ट पेपर है, यानी आइडियोलॉजी अलग अलग पेपर की भी है ना। तो ऐसी जब बातें आती हैं तब आपके मन में एक ख्याल आता है जिस स्टूडेंट की, इसको समझना जरूरी है कि आखिर मीडिया का रोल है क्या। और एक होता है ना कि इंटेंडेड रोल ये है और हो क्या रहा है, तब आपको पता चलता है कि हाँ हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। जब आप एक सिस्टम का प्रॉब्लम को समझते हैं तब आपके दिमाग में बहुत सारा सॉल्यूशंस भी आता है। क्या है, कई बार प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशंस रिलेटेड होता है। तो जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं या फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर भी हैं, अगर आप अपने देश में मीडिया के लिए अच्छा सोच रखते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर एक बहुत बेसिक बात तौर पे देखा जाए तो इसको अपार्ट फ्रॉम थ्री ऑर्गन्स जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, उसके अलावा मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको माना जाता है कि इट विल स्पीक ट्रूथ टू पावर, है ना। जो लोग पावर में बैठे हुए हैं वे जो कर रहे हैं उनको एक तो उनको भी पता होना चाहिए कि आप जो इंटेंडेड आप इसलिए आए थे और आप ये कर रहे हैं, आप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि वो जिनके लिए कर रहे हैं यानी पब्लिक पब्लिक के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाने का ये एक जरिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो हो गई जनरल बातें। अब एक बात ये समझ में आता है कि आखिर ये बात कहा किसने कि ये फोर्थ पिलर है, या कहाँ से कहीं सैंक्शन आता है, कोई प्रोविजन है क्या इस तरह का। तो जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर झांक के देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस ये जो प्रोविजन है इसका बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है, जिसमें कि एक इंटरप्रिटेशन वो था कि ये आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक इंडिविजुअल को तो उसका राइट देता ही है, इसके साथ साथ उस इंडिविजुअल को ये भी राइट देता है कि वो किसी और के ओपिनियन को भी फ्रीली विदाउट फियर और फेवर एक्सप्रेस कर सकता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय मेकिंग कार्टून्स, बाय मेकिंग बैनर्स, होर्ड्स। आप जिस भी मेथड से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अपना तो कर ही सकते हैं, साथ साथ दूसरों का भी कर सकते हैं। तो यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम किसी दूसरे का ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो वहीं से निकल के आता है राइट टू प्रेस। तो प्रेस की आज़ादी वहीं से है। तो आप यूं समझिए कि हमारे आर्टिकल 19 में ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन की बात। जब आप आज़ाद भारत से भी काउंट कर लीजिए या फिर और पहले चले जाइए, अगर प्रेस की उत्पत्ति से देखेंगे तो भारत में जो प्रेस का इंपॉर्टेंट रोल चालू हुआ था वो हुआ था हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो कि भारत के बोला जाता है कि जनक हैं, ये पूरी आज़ादी के आंदोलन के सबसे पहले वो निकाले थे, तो उन्होंने भी दो इम्पोर्टेंट अखबार निकाला था। फिर आगे आने वाले जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हुए उनसे कोई ना कोई एक अखबार एसोसिएटेड है। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिरातुल अखबार। फिर आप देख लीजिए गांधी जी को, गांधी जी ने हरिजन लिखा था, यंग इंडिया में लिखा था। जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा किताब भी लिखते थे और उसमें भी लिखते थे, जर्नल्स में भी लिखते थे, है ना। आप किसी भी लीडर को देखेंगे तो कोई ना कोई जर्नल से एसोसिएटेड होते थे, है ना। तो प्रेस का इंपॉर्टेंस उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार को उसकी असलियत दिखाना, है ना। और पब्लिक एट लार्ज जो लोग सपोर्ट में थे, जैसे जमींदार वाले ग्रुप्स थे या बड़े बड़े लोग थे, उनको भी ये बताना कि देखो ये सरकार जो है यानी ब्रिटिश सरकार वो हमारे लिए क्या क्या कर रही है, कितनी गलत कर रही है।
तो वहाँ तक तो वो रोल था, लेकिन जैसे आज़ाद भारत हुआ तो वो चीज़ कैरी ओवर हो गया है ना। बहुत सारे हमारे पेपर्स उस समय के ही थे, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, इन लोगों की उत्पत्ति पहले ही थी। जैसे बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें पहले से कंटिन्यू हुई। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो गया कि वो अब तो ब्रिटिशर्स रहे नहीं, तो हमारे यहाँ जो सत्ताधारी लोग आए उनके लिए वो एक तरह का क्या काम किया, पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का, और साथ साथ सरकारों को भी सचेत करना कि आप गलत कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं, उसके बारे में उजागर करने का काम किया है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या है, एक इवोल्यूशन भी आया है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे समय दर समय एक तरह से बदलाव आया है। तो उसमें हम देखते हैं क्या कि शुरुआत तो प्रिंट से हुई थी, और लगभग 90 के दशक तक भारत में प्रिंट का ही ज़्यादातर दबदबा था। 90s का वो जब दौर चालू हुआ, लिबरलाइजेशन का जब रिफॉर्म्स आया, उस वक्त टेलीविज़न मीडिया एक बहुत बड़े रूप में भारत में एंटर करता है। और आपको पता चलता है कि पोस्ट 2000 मोर देन 100 चैनल्स न्यूज़ के आ गए। फिर आपको दिखता है कि पोस्ट 2010 सोशल मीडिया बहुत बड़े रूप में आता है, ट्विटर, फेसबुक, है ना। ये सब क्या है, इनमें भी न्यूज़ का आना जाना एक तरह से दिख रहा है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन को, ठीक है। तो इनमें अगर आप तीनों को देखेंगे तो इनके चैलेंजेस क्या हैं वो हम आपको देखते हैं, ताकि आपको साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी पता चल सके। तो जो मैंने पहला चैलेंज लिखा है वो सॉवरेंटी का लिखा है। सॉवरेंटी मैंने इसलिए चुना है कि किसी भी देश के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसकी सॉवरेंटी है। क्या इन लोगों के चलते कोई सॉवरेंटी हमें चैलेंज दिखने को मिल रहा है? जी हाँ, अभी हाल ही में ट्विटर के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक तरह से, या आप कह लीजिए कि एक कहा सुनी हो गई एक तरह से, कि हमारे मंत्रालय ने कह रहे थे कि ये कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करना है। किस रिलेटेड? तो जो फार्मर्स 26 जनवरी को वायलेंस उनके साथ जो एसोसिएटेड था, कुछ लोग के ट्विटर हैंडल को ऐसा देखा गया कि वो लोग उकसा रहे हैं या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स उस पर आए। तो सरकार का कहना था कि क्योंकि इसके कारण ग्राउंड पे कुछ असर हुआ है जो कि लॉफुल नहीं है, इस वजह से ट्विटर को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन ट्विटर अपना ही राग गाय रहा था कि ना, डेमोक्रेसी, हमारा वैल्यूज कुछ और है। बेसिक फंडा क्या है कि ट्विटर एक कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड है, और उसका मेन अभी कंज्यूमर हमारे यहाँ क्या है, इंडिया वाला हो गया है। तो इंडिया अपना ज्यूरिस्डिक्शन मंत्रालय लगाना चाहता है और वो अपना वैल्यूज़ को लगाना चाहता है, तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अब आप सोचिए कि इस तरह से तो सब लोग अगर ऐसा हो जाएंगे तो उनके मुताबिक चलेगा, तो उस देश की सॉवरेंटी तो खतरे में पड़ ही जाएगी, है ना। तो अभी हाल ही में बहुत सारे नियम कानून भी इस पे आए हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो जाके जरूर देखिए कि उस बारे में क्या है। आगे कुछ वीडियोज़ में हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे भी कि क्या क्या नए कानून आए हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे इस पे तो खतरा आ ही रहा है। दूसरा चीज़ है जो कि क्योंकि अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो आप इससे रिलेट करेंगे ओपिनियन पोल्स। अब जरा सोचिए, इलेक्शंस अभी होने बाकी हैं, लोग क्या वोट करने जा रहे हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं, हर एक किसी को एक वोट मिला हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा यहाँ पूर्ण तरह से इक्वालिटी है कि जो लोग भी 18 वर्ष से ऊपर हैं और किसी क्राइम में संलिप्त नहीं है, जहाँ से वो इनएलिजिबल हो जाते हैं, तब उनके पास एक वोट तो है ही। अब उस वोट को देने जा रहे हैं, और ओपिनियन पोल्स क्या है, एक तरह का पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश है। मान लीजिए अभी बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसकी सरकार आएगी, आप पहले ही बता रहे हैं, है ना। तो कई लोग क्या होते हैं, जो लोग फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो अभी ओपिनियन बना नहीं पाए हैं पूरी तरह से, तो वो हो सकता है कि इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और वो अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल ना करके कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। तो वो हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए कि आप आराम से कोई भी पार्टी पैसे देकर अपने फेवर में करा सकती है। इसलिए कि हमने पास्ट में देखा है कि कई सारे ओपिनियन पोल्स मुंह के बल गिर गए हैं। तो बेसिक बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन को ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर तो बैन लगना चाहिए। ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप इश्यूज पे बातें कर सकते हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट के सक्सेस फेलियर्स पे बातें कर सकते हैं, लेकिन ये सब बताना बिना पोल का, क्योंकि रियल में एक पोल होता है और आप ओपिनियन पोल बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टी डिफीट हो जाती है, हार जाती है, और वो इस बात को लेकर तर्क देती है कि हमारे यहाँ इलेक्शन फजिंग किया गया है या उसमें घपला किया गया है, वो इस बात से कि भाई ओपिनियन पोल सारे मेरे को जीतते हुए दिखा रहे थे, लेकिन असली रिजल्ट में कुछ और आया। जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा, सारे ओपिनियन पोल्स ने आरजेडी अलायंस को जीत दिखाया था, लेकिन बाद में एनडीए अलायंस जीत गया। तो इससे पब्लिक ट्रस्ट को बहुत बड़ा आघात लगता है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो।
उसका नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ बेसिकली तब से जाना जाता है जब से प्रिंट मीडिया का बोलबाला रहा था, तब तक इलेक्ट्रॉनिक और टेलीविज़न मीडिया उतने प्रखर रूप से नहीं आया था। तब से भी माना जाता था कि मान लीजिए कोई नेता अपने बारे में अच्छी इमेज बनाना चाहता है तो वो पैसे देके अपने बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखवा दे, है ना। इसमें कई सारे लोग न्यूज़ ट्रेडर्स का भी नाम सुनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आज के जो हैं वो एक ज़माने में ऐसा कहते थे कि यहाँ न्यूज़ ट्रेडर्स हैं, कि क्या न्यूज़ मार्केट में बिक रहा है उस अकॉर्डिंग पैसे लेके वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, खतरा है, क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है और लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया जा रहा है या फिर सत्य को छुपाया जा रहा है। और कि बेनिफिट किसको मिल रहा है, तो न्यूज़ मीडिया को मिल रहा है, क्योंकि है तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी ही ना। आखिर वो लोग न्यूज़ तो बना रहे हैं, पर आप देखेंगे कि उनके लगभग ओनर जो है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो उनका कंसर्न है ही। तो इस वजह से ये एक तरह का डेंजरस सिचुएशन है। फिर इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जो भी सरकारें आती है स्टेट में या सेंटर में, वो अपना एक बहुत बड़ा पैसा जो है गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। सोचिए, सरकार एडवर्टीजमेंट पे क्यों खर्च करती है, क्योंकि सरकार बहुत सारे अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाती है जो जनता के लिए ही होता है, और उसको पोल्स में जीतने के लिए वो बताना चाहती है कि हाँ उसने मान लीजिए 5 साल में क्या क्या काम किया है, तो उसके काम का सही चीज़ जाके जनता तक पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन। तो जब अब इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की बात है तो गवर्नमेंट को तो हर एक मीडिया को यूज़ करना चाहिए और जिसका जिसका भी प्रेजेंस हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट की बातें करते हैं उनको तो एडवर्टीजमेंट बहुत मिलता है, लेकिन जो लोग उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर बना दीजिए, क्योंकि है तो ये पब्लिक का ही पैसा है ना, हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उसी को सरकार बांट रही है। तो उसमें होना चाहिए कि व्यूअरशिप का आप एक रेटिंग निकालिए कि किसका किसका मार्केट शेयर कितना कितना है, उस हिसाब से आप जरूर दीजिए, सबको दीजिए बराबर रूप से, ताकि इसमें कोई ये ना हो कि आपको कोई क्रिटिसिज्म इसलिए ना करे क्योंकि उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। उसके बाद है अब देखिए हमने यहाँ लिखा है पोल इंटरफेरेंस। भाई बहुत सारे मीडिया हाउसेस, आपने यूएस से इलेक्शंस में देखा था, जो हमने शुरुआत बात की थी इसी से। एक केस आया था फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका केस का। इसमें क्या है कि फेसबुक पे आपके अपने अपने अकाउंट्स हैं, आप अपने अपने पोस्ट लिखते हैं, उससे आपका एक प्रोफाइलिंग किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति इस बारे में पॉलिटिकल कितना इंक्लाइंड है, अगर इंक्लाइंड है तो वो किस तरह के पोस्ट्स लिखता है या किस तरह से लाइक्स एंड कमेंट्स करता है। उस बेसिस पर आपकी एक प्रोफाइलिंग की जाती है और मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्फ्लुएंस किस डायरेक्शन में किया जा सकता है ये वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आपको उसी तरह के एड्स आपके ऊपर आते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टी से एडवर्टीजमेंट लेके। तो ये केस हमारे कब आया था ये प्री 2019 के पहले ही आया था, 2 साल पहले ही आया था कि हमारे यहाँ भारत के लिए ही कई सारे लोगों ने इस तरह का पैक्ट बना रखा है जो कि आगे इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि कैसे फॉरेन कंपनी जो है, जो हमने यहाँ भी बात की थी सॉवरेंटी का, ये कुछ अलग तरीके से है जहाँ पे आपके डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या बातें की थी कि रेगुलेशन से रिलेटेड, कि क्या वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन मानते हैं या वो खुद के रेगुलेशन करते हैं। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरह का नया चैलेंज लेकर आई है, क्योंकि सोशल मीडिया का अभी 2010 के बाद से बहुत बड़ा रोल बढ़ गया है हमारे डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को बदल सकते हैं या मैन्युफैक्चर्ड पब्लिक ओपिनियन हो सकता है जो कि सत्य नहीं है ना। वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इससे अगली चीज़ है सेंसेशनलाइजेशन या सेंसेशनलिज्म का जो एक कल्चर चल रहा है। आप देखते होंगे कि 24 घंटे 7 दिन ये लोग कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। अबे कितना ब्रेकिंग न्यूज़ होगा यार, एक बार में कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसका कोई ढंग से एनालिसिस आजकल नहीं आता है। आप देखते होंगे कि पूरा की पूरी रिपोर्टेड न्यूज़ ही है, और हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया आ रहा है, या फिर किसी केस के बारे में अगर लोग क्यूरियस हैं तो उसी केस को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है जैसे लगता है कि बाकी कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, है ना। तो दोनों ही तरीके से ये जो कल्चर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें कम है उसको एग्जैजरेशन करके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, और जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वृहद रूप से जानने की जरूरत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं हो पाता, इसलिए उस पर एक मल्टी डायमेंशनल ओपिनियन नहीं बन पाता है ना। तो वहाँ पे भी ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हैदराबाद वाला एक केस हुआ था जहाँ पर उस लड़की को रेप करके जला दिया गया था, उस पर मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया कि
कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस किया उस डिसीजन को जहाँ एनकाउंटर हुआ। लेकिन जरा सोचिए उस एनकाउंटर में कैसे पता कि वही लोग क्रिमिनल्स थे, क्योंकि अगर जांच होती तो हो सकता है कुछ और हो। लेकिन उससे क्या, पब्लिक एंगर को वो सामने लेके आते हैं, है ना। और इसी से रिलेटेड इनसेंसिटिवाइजेशन है कि वायलेंस, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस को इतना पूरे रूप से दिखाते हैं। कोई मर गया हो तो उसके परिवार वाले को रोते दिखाते हैं, बार बार उसी को टिकर को चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रहा है। तो इससे लोग क्या होता है ना कि एक ही चीज़ बार बार आपको दिखेगा कि हमेशा मर्डर ही हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो आप उसके प्रति एक जनरल एपैथी क्रिएट हो सकती है ना। वो ठीक बात है कि आपको ये जानना भी जरूरी है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग वो ठीक नहीं होता है। फिर कुछ समय के बाद लोग जो है ना उससे, जैसे करप्शन के ही केसेस हैं, हर नेता पता चल रहा है हर पार्टी से कोई चोरी निकल रहा है, हर पार्टी से चोरी निकल रहा है, तो एक ओपिनियन बनने लगती है, एक परसेप्शन बनने लगता है कि पॉलिटिशियंस चोरी होते हैं, जो कि ठीक नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें आजकल के मीडिया में, खास करके टेलीविज़न मीडिया में, ये दोनों बातें देखने को मिलती है। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक इसी से है, जो कि सेलिब्रिटी एंकर्स हो गए हैं आजकल। जो हमारे यहाँ एंकर प्रेजेंट करते हैं वो एक तरह के सेलिब्रिटी हो गए हैं। अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए वो अपने संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो उसी तरह का ओपिनियन देना चाहते हैं जिससे एक मेजॉरिटी लाइक करे उनको। सबका अपना अपना एक सेट ऑफ फ्रेम बन गया है कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही वो सारी बातें करते हैं, है ना। जो कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका काम अगर देखा जाए ठीक से तो है आपको न्यूज़ को सही ढंग से प्रेजेंट करना। आप देखेंगे कि उनके अपने ओपिनियन के हिसाब से उनके डिबेट्स होते हैं। बेसिकली आजकल डिबेट नहीं होते, वो एक तरह की फाइट होती है। अगर कोई एक तरह से एंटी है, किसी एक तरह के प्रो हैं, तो जो एंटी के प्रवक्ता आते हैं उनको बैश किया जाता है पूरी तरीके से, उनको बोलने नहीं दिया जाता, या फिर झगड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई कोलाहल मछली बाजार बन गया है, जो कि किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो बिल्कुल नहीं दिखता है ना। उसमें भी कंपैशनेट स्टोरीज कम और लड़ाई वाली ज़्यादा होती है। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, और आपस में उनको इतना एयर टाइम भी दे दिया जाता है कि किसी को भी जो मन में आ रहा है वो बके जा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि एक तरह से पब्लिक का विश्वास खोते जा रहा है धीरे धीरे मीडिया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इतना बढ़ने के पीछे टेलीविज़न मीडिया का ये एपैथी भी है। बहुत लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा, कहीं ना कहीं अपने आप में ये कंसिडर करना होगा, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हों वो भी इन चीज़ों को कंसिडर कर सके। या फिर अगर आपको कभी इनसे मुलाकात का अवसर मिले, आपको कहीं रखने का बात मिले, तो आप ये रख सके कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये चैलेंजेस है जिनको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप एक बार के लिए सोचिए कि मीडिया के पास इतना पावर है कि हमारे यहाँ जो कंपोजिट कल्चर है उसको और बेहतर कर सकता है। बेहतरीन स्टोरी जब वो लोग बताते हैं स्पोर्ट्स की, तो कितना अच्छा लगता है देखने में। वो हमारे देश को यूनाइट कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप स्टोरीज कैसा दिखाना चाहते हैं। ये बात सही है कि सत्य भी आना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन ये भी सही है कि एक ही तरह का ओपिनियन सही नहीं है ना। आजकल आपने टर्म सुना होगा गोदी मीडिया। जो लोग मोदी के ओपिनियन या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, एक धड़ा ऐसा है जो कि पूरी तरह से अपोज ही करता है। दोनों लोग में क्या है कि एक तरफ है जो कि सब मोदी सरकार की अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं, कुछ मीडिया ऐसी है जो सिर्फ गलत गलत ही बातें बताते हैं। दोनों ही ठीक नहीं है। कोई भी सरकार एकदम से गलत काम नहीं करती, और कोई भी सरकार सब अच्छे काम नहीं करती। अगर आप उसमें क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको उसके साथ साथ उसकी उपलब्धियां भी दिखानी चाहिए, क्योंकि मीडिया और जर्नलिज्म का रोल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, और या फिर जो लोग खूब बड़ाई करते हैं उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा पावर आने के से घमंड भी आ जाता है लोगों को, है ना। और पब्लिक इंटरेस्ट सबसे कोर पे रख के करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक तरह से मिसिंग होते जा रहा है, जहाँ पे कि बड़ी बड़ी स्टोरीज का खुलासा होता था। तो उस दिशा में भी मीडिया को सोचना चाहिए। कुछ तो सेल्फ सेंसरशिप का भी कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि आपस में मिल बैठ के ये लोग तय करें कि इस तरह की बातें ना हो। जैसे टीआरपी मैन्युफैक्चर जैसी चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जब जनता को मालूम चलता है कि कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं, तो सोचिए जो न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं कि हम नंबर 1 है, नंबर ये हैं, तो उनमें कितनी सत्यता है। फिर लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर आपकी ऑथेंटिसिटी पे लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो ये जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया को सोचना और समझना होगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि मीडिया में आज के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस है और क्यों ज़रूरी है इनको ओवरकम करना, है ना, ताकि हमारी डेमोक्रेसी और रोबुस्ट हो सके और हमारे
यहाँ वाइब्रेंसी मीडिया के भी बढ़े और डेमोक्रेसी भी बेहतर ढंग से चले और लोगों का विश्वास भी बढ़े, है ना। क्योंकि एक्चुअल में तो इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है सबके यहाँ कि हो क्या रहा है देश में। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।